हेलो एवरीवन। हमने थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम पूंजी संरचना के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे। टोटल 4 सिद्धांत थे, जिसमें से हमने एनआई अप्रोच सिद्धांत पढ़ लिया था, एनओआई अप्रोच सिद्धांत पढ़ लिया था और एमएम अप्रोच भी अपन ने पढ़ लिया था। लास्ट सिद्धांत का अध्ययन आज करेंगे। लास्ट सिद्धांत है ट्रेडिशनल थ्योरी, परंपरागत सिद्धांत। यह सिद्धांत एनआई अप्रोच एवं एनओआई अप्रोच यानी नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का मध्यम मार्गी है, इसलिए इसे मध्य मार्गी सिद्धांत भी कहा जाता है ट्रेडिशनल थ्योरी को। इस सिद्धांत का कंक्लूजन क्या निकलता है या यह सिद्धांत क्या बताता है? ऋण पूंजी एवं समता पूंजी के विवेकपूर्ण मिश्रण के द्वारा एक संस्था अपनी समस्त पूंजी लागत को कम कर सकती है तथा अपने मूल्य को बढ़ा सकती है। यानी वह कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स और इक्विटी की इस प्रकार की मात्रा रखें जिससे उनकी फर्म की या संस्था की वैल्यू तो बढ़ जाए और कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कम हो जाए। इस प्रकार यह सिद्धांत अनुकूलतम पूंजी संरचना, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यानी यह सिद्धांत मानता है कि पूंजी संरचना में परिवर्तन करने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म की वैल्यू पर प्रभाव पड़ता है या उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी संरचना में परिवर्तन का संस्था की समस्त पूंजी की लागत, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तथा संस्था के कुल मूल्य पर पड़ने वाले प्रभावों को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। यानी 3 चरणों के माध्यम से इस सिद्धांत में बताया गया है। प्रथम चरण क्या कहता है? प्रथम चरण कहता है कि पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का उपभोग संस्था की समस्त पूंजी लागत में कमी एवं कुल मूल्य को बढ़ाता है। इसका कारण यह है कि समता पूंजी की लागत स्थिर रहती है। सीधी सी बात है, समता पूंजी की जो लागत है वह स्थिर है। डिबेंचर्स का प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट समता पूंजी की अपेक्षा कम होती है। तो सीधी सी बात है कि संस्था की ओवरऑल संस्था की ओवरऑल कॉस्ट है वह कम आएगी और संस्था का जो वैल्यू है, वह मूल्य जो है वह बढ़ा हुआ होगा। ठीक है। द्वितीय चरण है, इसमें क्या बताया है? इसमें बताया कि संस्था की पूंजी संरचना में ऋण पूंजी की मात्रा एक निश्चित सीमा से अधिक उपभोग संस्था की समस्त पूंजी लागत एवं कुल मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं डालती। पहले में तो यह बताया गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब है कि कॉस्ट तो कम आती है, वैल्यू मूल्य बढ़ता है। दूसरा चरण यह बताता है कि पूंजी संरचना में परिवर्तन का ओवरऑल कॉस्ट पे और वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि संस्था में वित्तीय जोखिम में वृद्धि होने के कारण समता पूंजी की लागत में होने वाली वृद्धि कम लागत की ऋण पूंजी के उपभोग से हुए लाभ को समाप्त कर देती हैं। इसलिए द्वितीय चरण में विस्तार सीमा के अंदर एक विशिष्ट बिंदु पर संस्था की समस्त पूंजी लागत न्यूनतम एवं मूल्य अधिकतम होता है और इस विशिष्ट बिंदु पर संस्था की पूंजी संरचना अनुकूलतम होती है। सेकंड जो स्टेप है यह बताता है कि एक पूंजी संरचना में निश्चित मात्रा से अधिक अगर ऋण का, डिबेंचर्स का उपयोग किया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कॉस्ट पे और वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है लेकिन उसमें सेट ऑफ हो जाता है। जैसे डिबेंचर्स का प्रयोग किया, क्योंकि डिबेंचर की कॉस्ट सस्ती है इक्विटी की तुलना में, तो उससे क्या होगा? डिबेंचर्स का उपयोग करने से प्रॉफिट बढ़ेंगे, लेकिन डिबेंचर्स का ज़्यादा मात्रा में यूज कर लेंगे यदि एक लिमिट से ज़्यादा, तो उससे क्या होगा? उससे संस्था में फाइनेंशियल जोखिम में वृद्धि होगी, ऑटोमेटिकली वित्तीय जोखिम में बढ़ेगी और वह जो ऋण की कम लागत से जो लाभ हुआ था उससे सेट ऑफ हो जाएगा। तो सीधा सा कंक्लूजन यही निकलता है कि इसमें न लाभ
और न हानि वाली स्थिति हो जाती है। इसलिए द्वितीय चरण में एक विस्तार सीमा के अंदर एक विशिष्ट बिंदु पर संस्था की समस्त पूंजी लागत न्यूनतम और मूल्य अधिकतम होता है और इस विशिष्ट बिंदु पर ही संस्था की पूंजी संरचना अनुकूलतम होती है। इसके बाद भी तृतीय चरण है, अगर इसके बाद भी अगर पूंजी संरचना में डिबेंचर्स को बढ़ाया जाता है तो सीधी सी बात है कि ओवरऑल कॉस्ट बढ़ती है और वैल्यू घटती है। यही तीसरा चरण कहता है कि संस्था की पूंजी संरचना में ऋण पूंजी की स्वीकार्य मात्रा के पश्चात और अधिक ऋण पूंजी का उपयोग करने से संस्था की समस्त पूंजी लागत में तो वृद्धि होती है एवं कुल मूल्य में कमी होती है, क्योंकि स्वीकार्य मात्रा से अधिक ऋण पूंजी उपभोग में लेने से वित्तीय जोखिम बढ़ जाती है। इस कारण समता पूंजी की लागत में होने वाली वृद्धि, वित्तीय जोखिम बढ़ेगी, ऑटोमेटिक समता की पूंजी की लागत में वृद्धि होगी और कम लागत वाली यानी डिबेंचर्स को यूज में लेने से जो कम लागत प्राप्त होगी उनको उपभोग में लेने से होने वाले लाभों की तुलना में अधिक हो जाती है। यानी जो डिबेंचर्स को आवश्यकता से अधिक मात्रा में लेने के कारण समता की पूंजी की जो लागत में वृद्धि होती है वह ऋण पूंजी को प्रयोग में लेने से जो लाभ होते हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस वजह से उसका ओवरऑल इफेक्ट देखे संस्था पे तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ी हुई प्राप्त होती है जबकि वैल्यू कम प्राप्त होते हैं। तो सीधी सी बात है, ये 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप, प्रथम, सेकंड और थर्ड। प्रथम चरण पॉजिटिव इफेक्ट को दिखाता है। यदि डिबेंचर सीमित मात्रा में यूज में लिए जाते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इफेक्ट से तात्पर्य ओवरऑल कॉस्ट कम रहेगी, वैल्यू बढ़े हुए प्राप्त होंगे। द्वितीय चरण बिल्कुल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को बताता है। इसमें एक सेट ऑफ हो जाता है डिबेंचर्स और इक्विटी की कॉस्ट के मध्य, जिसके कारण एक अनुकूलतम पूंजी संरचना प्राप्त होती है। और तीसरा है, इसमें यदि आवश्यकता से अधिक डिबेंचर्स का उपयोग करते हैं तो फिर समता पूंजी की लागत में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है डिबेंचर्स की कम लागत की तुलना में। जो लाभ प्राप्त होते हैं डिबेंचर्स का प्रयोग करने से उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इस वजह से फिर ओवरऑल कॉस्ट अधिक होती है और वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो ये 3 चरण हैं। एक इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित सूचना से ABC लिमिटेड का कुल मूल्य समता, यानी ये सूचनाएं दे रखी हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से ABC लिमिटेड का कुल मूल्य, समता अंशों का मूल्य तथा पूंजी की समग्र लागत ज्ञात कीजिए। अपने को 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो ABC लिमिटेड का टोटल वैल्यू ज्ञात करना है इसका। दूसरा समता अंशों का मूल्य, यानी अपने को ज्ञात करना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और तीसरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सूचना क्या दे रखी है? सूचना में दे रखी है नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है अपने को 3,30,000 रुपये। टोटल इन्वेस्टमेंट अपने को दे रखा है 20 लाख रुपए। फिर आगे दे रखा है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, समता पूंजीकरण की दर दे रखी है। इफ द कंपनी, पहले 3 कंडीशंस दे रखी हैं। पहली कंडीशन है इफ द कंपनी यूज नो डिबेंचर, यदि कंपनी किसी प्रकार के डिबेंचर्स का यूज नहीं करती उस स्थिति में इक्विटी कैपिटलाइजेशन की रेट है 11%। सेकेंड कंडीशन है इफ द कंपनी यूज 10 लाख रुपीज़ ऑफ डिबेंचर्स, यदि कंपनी 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स यूज करती है तब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 12%। और यदि तीसरी कंडीशन है इफ द कंपनी यूज रुपीज़ 15 लाख डिबेंचर्स, यदि कंपनी 15 लाख रुपए के डिबेंचर यूज करती है तब इक्विटी कैपिटलाइजेशन की रेट है 15%। आगे बताया है कि यह मानिए कि 10 लाख रुपए के ऋण पत्र 6% ब्याज दर पर तथा 15 लाख रुपए के ऋण पत्र 8% ब्याज दर पर जारी किए जा सकते हैं। इस स्थिति में अपने को 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला ABC लिमिटेड का कुल मूल्य, दूसरा समतांशों का मूल्य और तीसरा पूंजी की समग्र लागत। ठीक है, यहाँ लिखा कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीनों स्थिति अपन ने लिख दी। नो डिबेंचर 10 लाख रुपए के डिबेंचर जिन पे इंटरेस्ट है 6% की, 15 लाख रुपए के डिबेंचर इसमें इंटरेस्ट रेट है 8%। क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले अपने को यदि ABC लिमिटेड का कुल वैल्यू ज्ञात करनी है तो अपने को इक्विटी यानी
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, समता अंशों का मूल्य कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम EBIT दे रखा है अपने को 3,30,000 रुपये हैं, इसमें भी 3,30,000 रुपये हैं, इसमें भी 3,30,000 रुपये हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट हैं वो लेस करेंगे। यहाँ पहली कंडीशंस में यहाँ डिबेंचर का यूज ही नहीं हो रहा तो यहाँ इंटरेस्ट होगा नहीं। दूसरे में है 10 लाख रुपए के जो इंटरेस्ट हैं इनको 6% ब्याज दर पर जारी किया जाता है, तो 10 लाख रुपए का 6% ब्याज हो गया 60,000 रुपये। यहाँ 15 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, इनको 8% पर जारी किया जाता है, तो 15 लाख का 8% हो गया 1,20,000 रुपये। ठीक है। नेट इनकम यानी ई कैलकुलेट किया, EBIT में से इंटरेस्ट घटा दिया हमने, तो अपने पास आ जाता है। यहाँ तो इंटरेस्ट 0 है तो यहाँ आ गया 3,30,000 रुपये। यहाँ यदि 3,30,000 रुपये में से इंटरेस्ट घटाया 60,000 रुपये तो यहाँ आते हैं 2,70,000 रुपये। यहाँ 3,30,000 रुपये में से 1,20,000 घटाते हैं इंटरेस्ट के, तो ई प्राप्त होता है अपने को 2,10,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट अपने को क्वेश्चंस में दे रखे हैं। जब नो डिबेंचर यूज यानी डिबेंचर का यूज नहीं होता तब 11% है, जब 10 लाख रुपए के डिबेंचर का यूज होता है तब 12% है, जब 15 लाख रुपए के डिबेंचर का यूज होता है तब है 15%। ठीक है। अपने को यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि फर्म का कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए अपने को डिबेंचर और इक्विटी शेयर की वैल्यू ज्ञात होनी आवश्यक है, तभी दोनों को ऐड करके अपन फर्म का कुल मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करने का सूत्र लगाया। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर को ऐसे नोट किया, इसको ज्ञात करने का सूत्र है E/KE। E यानी नेट इनकम, KE यानी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। यहाँ से निकल के आया 3,30,000 अपॉन 11% करते हैं तो 30 लाख रुपये आ जाएगा। 2,70,000 अपॉन 12% करते हैं तो ये आएगा 22,50,000 रुपये। यहाँ से 2,10,000 अपॉन 15% करते हैं तो ये आएगा 14 लाख रुपये। इस प्रकार तीनों सिचुएशंस की अपन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स की निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स अपने को दे रखा है, यहाँ किसी प्रकार के डिबेंचर्स का यूज नहीं किया गया है। यहाँ 10 लाख रुपए की राशि है डिबेंचर्स की, यहाँ 15 लाख रुपए की राशि है। फिर आगे अपने इससे हम अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू आ गई, डिबेंचर्स की वैल्यू अपने को ज्ञात है ऑलरेडी, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी अपन निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है V = S/D। S यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और D यानी वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ डिबेंचर्स की वैल्यू 0 है तो 30 लाख प्लस 0 बराबर 30 लाख रुपये। यहाँ 22,50,000 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू है, डिबेंचर है 10 लाख रुपये, दोनों को ऐड किया 32,50,000 आ गए। यहाँ 14 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू है, 15 लाख रुपये डिबेंचर्स के हैं, तो दोनों को ऐड किया, टोटल आ गए 20 लाख, 29 लाख रुपये आ गए। ठीक है। तो इस प्रकार ये तीनों सिचुएशंस में टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी ABC लिमिटेड की निकल के आ जाती है। अब ज्ञात करना है अपने को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को KO से नोट किया है। इसका सूत्र है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने का EBIT/V × 100। वही फॉर्मूले का यूज किया। EBIT है अपने पास 3,30,000 रुपये, टोटल वैल्यू है 30 लाख रुपये, इंटू 100 किया तो ये आ जाता है 11%। इसमें करेंगे EBIT है 3,30,000 रुपये, V यानी टोटल फर्म की वैल्यू है 32,50,000 रुपये, इंटू 100 करेंगे तो 10.15% ही आ जाएगा। वैसे ही इसी में 3,30,000 रुपये अपॉन 29 लाख इंटू 100 करेंगे तो 11.38% ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। इस प्रकार इसको हल किया जाएगा। यहाँ ये अपना चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।